विशाखा अपनी बड़ी बहू पायल और नई नवेली छोटी बहू ज्योति के साथ रहती है। ऐसे ही एक दोपहर में, अरे क्या ज्योति, तेरे पास ये छोटी सिलाई मशीन भी है? इसके पहले तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। हाँ माँ जी, ये मेरी दादी ने भेंट स्वरूप दी थी मुझे। क्या बात है, वैसे कितनी बारीकी और अच्छी तरह से सिल रही हो तुम ये। अरे तुम तो कलाकार निकली। धन्यवाद माँ जी। अरे मुझे तो ये लगा था कि तू भी उस पायल की तरह सो रही होगी, लेकिन तू तो यहाँ पर काम कर रही है। जी माँ जी, मुझे दोपहर में सोना नहीं पसंद। जितना सोना होता है रात में ही सो लेना चाहिए, क्योंकि रात की नींद तो रात की ही नींद होती है। हाँ बहू, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। अरे वो एक पायल है जो बस सोने के बहाने ढूंढती रहती है, निकम्मी कही की। और एक तू है जो उम्र और रिश्ते में छोटी होकर भी कितनी समझदार है। मैं मायके में भी ऐसे ही करती थी माँ जी। मुझे जैसे ही खाली समय मिलता था, मैं सिलाई बुनाई करने लगती, और इस कारण मुझे 2 पैसे भी मिल जाते। अब यहाँ ससुराल में भी आने के बाद मैं अपना एक छोटा सा काम जारी रखूंगी। आशा करती हूँ कि आपको इससे कोई एतराज नहीं है माँ जी। अरे नहीं बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है, उल्टा मुझे तो तुझ पर नाज है। शुक्रिया माँ जी। ज्योति की जेठानी पायल एकदम कामचोर होती है। एक रोज जब ज्योति अपनी बीमार माँ से मिलने अपने मायके गई होती है, तभी, अरे पायल बहू, आज ज्योति अपने मायके गई है और घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए घर की साफ सफाई और मेहमानों का खाना, इन सारे कामों की जिम्मेदारी आज तुझ पर है। हे भगवान, इस ज्योति की बच्ची को भी आज ही मायके जाना था क्या? क्या कहा तूने? कुछ भी तो नहीं माँ जी, मैं कर दूंगी, सारा काम कर दूंगी, आप एकदम निश्चिंत रहिए। फिर ठीक है। फिर 5 घंटों के बाद जब विशाखा वापस घर आती है, तभी वह पायल को साफ सफाई करते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अरे नालायक, तू अभी तक सफाई ही कर रही है क्या? अरे 5 घंटे से कंचे खेल रही थी क्या तू? और ये क्या, रसोई में तो कुछ पकाया भी नहीं है तूने अभी तक। माफ करना माँ जी, वो मेरी एक दूर की सहेली का फोन आ गया था और उससे बतियाते हुए कब 5 घंटे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। क्या? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? 5 घंटे से तू फोन पर बात कर रही थी। अरे तुझे एक पल के लिए भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ क्या? और ऐसे कौन से सस्ते नशे करने लगी है तू? अरे माँ जी, बातों बातों में मैं भूल गई, सच में, आपकी कसम। अरे मुंह बंद कर अपना। झूठी कसम खाकर जल्दी मरवाना चाहती है क्या मुझे? निठल्ली कही की। अब ना जाने क्या होगा, सारे मेहमान कुछ ही देर में आते होंगे। तभी वहां पर ज्योति आ जाती है। अरे ज्योति बहू, तू तो आज के दिन अपने मायके में ही रुकने वाली थी ना, फिर अचानक से वापस कैसे आ गई तू? अरे माँ जी, दरअसल घर पर सभी लोग हैं और माँ ने भी कहा है कि अब उन्हें बेहतर महसूस होने लगा है, और इसीलिए मैं चली आई। और ये भी तो मेरा घर है ना, और यहाँ पर भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। वाह, कितने अच्छे विचार है तेरे। देख, कुछ सीख अपनी देवरानी से। बेशरम कही की, इन वक्त पर इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करके रख दी है इसने। ऊपर से मैं तो बाहर से भी खाना नहीं मंगवा सकती, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं और उन्हें तो बस घर का ही खाना पसंद है। अरे क्या हुआ माँ जी, आप दीदी पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है ज्योति। फिर विशाखा ज्योति को सब कुछ बताती है और उसके बाद, हे भगवान, अरे दीदी, जब माँ जी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी तो आपको भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी ना? वही तो, ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरे बेटे ने इस पगलेट के साथ शादी कर ली। माँ जी, अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अरे बोलूंगी मैं, और बोलूंगी। तुझे जितनी मिर्ची लगती है लगने दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओफो माँ जी, अब आप दोनों प्लीज बहस मत कीजिए। अभी इस वक्त केवल हमारे पास 1 ही घंटा बचा है, तब तक मैं सारा काम फटाफट से कर देती हूँ, खाना बनाने से लेकर सफाई तक।
बस अगर कोई छोटी मोटी मदद लगी तो कर देना उसे। ठीक है ना दीदी? ठीक है ज्योति। लेकिन ज्योति, तू इतने कम समय में ये सब कैसे कर पाएगी? कर लूंगी माँ जी। अगर हम लोग 1 मिनट को भी सही से इस्तेमाल करें तो 1 घंटा भी बहुत होता है। फिर ज्योति फटाफट से सारे काम निपटा देती है और ये देखकर विशाखा बहुत खुश हो जाती है। देखा पायल, ज्योति कितनी गुणी है। और एक तू है, अरे तुझ में तो आज तक मैंने एक भी गुण नहीं देखा। भगवान जी हर सास को ज्योति जैसी ही बहू दे। अरे आज तो तूने मेरी लाज रख ली बहू। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी। और दीदी, आप भी बहुत गुणी हो। बस अपनी कमियों को सुधारो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मुझे सब पता है। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। अब पायल गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। जाने दीजिए ना माँ जी, बार बार दीदी को ताने देना सही नहीं है। और आप उन्हें प्यार से भी तो समझा सकती हो ना। अरे सब करके देख लिया है मैंने, लेकिन वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब कुछ दिनों के बाद ये तो मेरे हाथ का मार ही खाने वाली है। फिर गुजरते दिनों के साथ अब ज्योति अपनी सास के दिल में जगह बना लेती है, जिससे पायल को बहुत जलन होती है। अरे विशाखा बहन, तुम्हारी छोटी बहू तो कमाल की निकली। कितने अच्छे कपड़े सिलती है वो। इसीलिए हम भी आए हैं अपने कपड़े सिलवाने। हाँ बहन, और दाम चाहे कितना भी हो, हम तो अब आपकी बहू से ही कपड़े सिलवाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जितने कपड़े देने हैं दे दो सिलवाने के लिए। मेरी बहू तुम सबके कपड़ों को एकदम अच्छे से सिल देगी, और वो भी ऐसे सिलेगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। अरे तुम्हारी बड़ी बहू है, जिसे आराम के सिवा और कुछ भी नहीं आता, और एक छोटी बहू है जो इतनी अच्छी है। सच में विशाखा बहन, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए। पायल उन औरतों की बातें चुपके से सुन लेती है। ज्योति ज्योति ज्योति, हर किसी की जुबान पर बस ज्योति का ही नाम है, और मेरे लिए बस बुराई। काश मैं भी उसकी तरह होती, तो मुझे भी सबका अटेंशन मिलता, तारीफें मिलती। फिर एक दिन जब पायल अपने गांव चली जाती है, तभी वहां पर उसे एक दुकान दिखाई देता है, जहां पर एक महिला पापड़ की सब्जी बेच रही होती है। अरे वाह, ये सब्जी तो एकदम कमाल की बनी है, और इतनी स्वादिष्ट सब्जी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। काकी जी, इसकी रेसिपी क्या है? बताओ ना मुझे भी, बहुत मजेदार बनी है। अरे बिटिया, अगर तुझे भी अपने घर पर ये सब्जी बनानी है तो तू ये पैकेट लेकर जा। ये रेडीमेड पैकेट है, और इसमें से सारा मसाला और पापड़ पानी में मिला देना, और प्याज टमाटर मिलाकर सब्जी तैयार हो जाएगी। क्या सच में? हाँ बिटिया, सच बोल रही हूं मैं, झूठ क्यों बोलूंगी भला मैं। ले, एक साथ 4 से 5 पैकेट लेकर जा, और अगर और चाहिए होंगे तो मेरे फोन पर फोन कर देना, मैं होम डिलीवरी भी कर देती हूँ। ठीक है काकी जी। बहुत से लोगों को आपके इस खुफिया सब्जी के बारे में पता नहीं है, पर वाकई में इस पापड़ की सब्जी को खाकर हर कोई इसका फैन बन जाएगा। फिर पायल उस पैकेट को ससुराल लेकर जाती है, और एक रोज वो उसी पैकेट से पापड़ की सब्जी बना देती है। अरे वाह बहू, ये सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी है। सच में मजा ही आ गया, है ना ज्योति? हाँ माँ जी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है ये सब्जी, और मैं तो ये पापड़ की सब्जी पहली बार ही खा रही हूँ। और पायल बहू, आज तक तेरे हाथ की बनाई हुई कोई भी सब्जी मुझे इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन आज पहली बार तूने मेरा दिल जीत लिया। हाँ पायल दीदी, सच में ये सब्जी तो बहुत ही कमाल की बनी है। शुक्रिया। वैसे मुझे सब आता है, बस थोड़ा बहुत कभी कभार आलस कर देती हूँ, लेकिन अब से नहीं करूंगी। पायल को अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है। माची ने इतने लंबे समय के बाद मेरे दिल से तारीफ की है, और इस सब का श्रेय मेरी पापड़ की सब्जी को जाता है, क्योंकि ये सब इसके कारण ही हो पाया है। और अब से मैं इसी पापड़ की सब्जी से सभी घर वालों को मेरे करीब लेकर आऊंगी। बहुत हो गए सब ज्योति पर लट्टू।
लेकिन अब बारी मेरी होगी। अब पायल हर 2 से 3 दिनों में सभी के लिए पापड़ की ही सब्जी बनाती है। फिर एक रोज उनके घर पर पड़ोसन आती है और तभी सब लोग खाना खा रहे होते हैं और वो लोग उसे भी खाना खाने बिठाते हैं। अरे वाह पायल, जरा हमें भी तो बता कि तेरी इस पापड़ की सब्जी की क्या रेसिपी है। हाँ दीदी, बताओ ना, मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर आप इस रेसिपी को कैसे बनाती हो, क्योंकि जब भी आप ये पापड़ की सब्जी बनाती हो तब रसोई का दरवाजा बंद करके बनाती हो और उस कारण मैं कुछ देख भी नहीं पाती। अरे अगर मैं सब कुछ बता दूंगी तो राज क्या रह जाएगा। और काकी जी, आपको जब भी ये पापड़ की सब्जी खाने का मन करे तो आप सीधे मेरे पास चली आना, मैं आपको बनाकर दे दूंगी। लेकिन माफ कीजिए, मैं इसकी रेसिपी आपको नहीं बता सकती। अरे कोई बात नहीं पायल, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। अब जब भी मुझे ये पापड़ की सब्जी खाने की इच्छा होगी तब तब मैं तेरे पास आया करूंगी। अब विशाखा को भी पायल का स्वभाव अच्छा लगने लगता है। चाहे जो भी हो, पर पायल अपने आप पर काम कर रही है और उसने वो अनोखी सब्जी खिलाकर ये साबित कर दिया है। भगवान करे वो भी सुधर जाए और बिल्कुल तेरी जैसी बन जाए। अरे मेरी तरह क्यों माँ जी, अब दीदी जैसी भी है वैसी ही बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें हैं जिन पर उन्हें और ज्यादा काम करना चाहिए। फिर उसके बाद देखना सब एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ बहू, अब तो यही उम्मीद है। पायल ये सब चुपके से सुन लेती है। यही तो चाहिए था मुझे कि माँ जी मेरी तारीफ करे और धीरे धीरे उनके मन में भी मेरे लिए भी ज्योति के जैसे भाव पैदा हो। फिर उसके बाद तो मैं ज्योति को उनके मन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी और वो तो सिर्फ मेरे ही गुणगान गाएगी। अब पायल घर बैठे बैठे ही टिफिन सर्विस शुरू करती है और वो सबको पापड़ की सब्जी पार्सल दिया करती है और उससे वो थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेती है। एक तरफ पायल है जो सिलाई बुनाई से थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है और एक तरफ तू है जो अब ये काम करके तू भी पैसे कमा रही है। और आज अपनी दोनों बहुओं को जीवन में इस तरह आगे बढ़ते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद माँ जी। और साथ ही आपसे माफी भी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत बिगड़ेल थी, लेकिन अब देखना मैं धीरे धीरे करके अपनी सारी गलतियों को ठीक करूंगी। बहुत खूब बहू, ऐसी ही आगे बढ़ना। फिर एक दिन जब पायल पैकेट से सारा मसाला निकालकर सब्जी बनाती है तभी ये सब ज्योति देख लेती है। अरे ये क्या दीदी, इसका मतलब ये रेडीमेड सब्जी है और इसे आप नहीं बनाती, बल्कि ये सब्जी तो किसी मैगी नूडल्स की तरह है। मसाला निकालो और पानी में डालो, फिर हो गया। अरे ज्योति, वो मुझे लगा कि आप सच में सुधर रही हो, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कुछ और ही देखने मिल रहा है। बताओ दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? तेरे कारण। हाँ ज्योति, सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण। अरे जब से तू यहाँ पर आई है तब से माँ जी ने मुझे भाव भी नहीं दिया है। दिन भर वो तो बस तेरे नाम की ही माला जपती रहती है। मुझसे छोटी होकर भी तू इतने बड़े बड़े काम कर लेती है, सबकी तारीफें सुनती है और ये देखकर मुझे बहुत जलन हुई तुझसे। और फिर मैं जब गाँव गई तब मुझे वहां पर ये पापड़ की सब्जी वाली काकी दिखी और ये पैकेट्स मैंने वहां से ले लिए और ये सब्जी सबको पसंद भी आ गई, जिसके बाद मैंने इस सब्जी को अपनी ताकत बनाकर सबको अपनी तरफ खींचा। देखिए दीदी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन सच कहूँ तो आपको ऐसे जलन रखकर कुछ भी नहीं मिलने वाला। इंसान अक्सर खुद को दूसरों से कम समझकर चलने लगता है, जबकि वो खुद कितना बेहतर होता है ये उसे खुद को भी पता नहीं होता। इसलिए खुद की कमियों पर काम करो और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाओ, लेकिन ये जलन वगैरह एक दिन आपको बर्बाद करके रख देगी। हाँ ज्योति, शायद तू सही कह रही है, मैं गलत थी जो तुझसे जलती रही। अगर मैं अपने जीवन में हर रोज पॉजिटिव सोच रखकर जीने लगी तो सब अच्छा ही होगा और फिर मैं भी एक दिन बेहतर इंसान बन जाऊंगी। फिर उसके बाद मैं ना तो किसी से जलने लगूंगी और ना ही खुद को किसी से कम समझूंगी।
हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। और शुक्रिया ज्योति, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। इस तरह अंत में पायल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर उस दिन के बाद से वो खुद पर काम करने लगती है और एक बेहतर इंसान बनकर दिखाती है। पारुल और मेघा दोनों सगी बहनें और साथ ही देवरानी जेठानी भी होती है। मायका भले ही एक हो, लेकिन उनके ससुराल एक नहीं बल्कि अगल बगल में होते हैं, क्योंकि पारुल अपने ससुर केदार यादव और अपने पति दीपक के साथ रहती है और वही साथ वाले घर में मेघा अपनी सास यशोदा और पति सुमित के साथ रहती है। ऐसे ही एक सुबह मेघा परेशान होकर रसोई में घूम रही होती है। तभी वहां पर उसकी सास आती है। अरे बहू, कितनी देर हो गई है, तूने अभी तक चाय नाश्ता क्यों नहीं लाया? तूने बनाए तो है ना आलू के पराठे? आज मेरा उसे खाने का बड़ा मन था। हाँ जी माँ जी, बनाए हैं मैंने। अभी थोड़े बर्तन गंदे पड़े हैं ना, तो पहले मैं उसे धो देती हूँ, फिर आपके पराठे में बाद में लाती हूँ। अरे बहू, तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या? तू कुछ घबराई सी लग रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है। अच्छा अभी आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए चाय और पराठे लाती हूँ। ठीक है बहू, लेकिन मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है कि तू इतना घबरा जाए। वैसे भी तू खाना एकदम अच्छा बनाती है, इसीलिए लोगों को तो इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन माँ जी, मैं आपको ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बस कुछ ही देर में आपके लिए पराठे लेकर आती हूँ। फिर यशोदा वहां से चली जाती है और मेघा तुरंत अपनी बड़ी बहन को फोन करती है। हेलो दीदी, अरे जल्दी से दे दो ना आलू के पराठे। अभी अभी माँ जी पूछ कर गई मुझे कि पराठे बने कि नहीं। अरे हाँ बाबा, सब पैक हो गया है, आजा खिड़की पर। ठीक है दीदी, मैं अभी आती हूँ। फिर मेघा खिड़की के पास चली जाती है और वहां से अपनी जेठानी के हाथ के बने आलू के पराठे थाली में सजाकर अपनी सास को दे देती है। मेघा अक्सर ऐसी ही करती थी, कभी होटल से मंगवाती तो कभी अपनी जेठानी से ले लेती। ऐसे ही एक दिन जब यशोदा झाड़ू लगा रही होती है, तभी वहां पर उसका पति केदार आ जाता है और उसकी आंखों में कुछ चला जाता है। आह, मेरी आंख, क्या चला गया मेरी आंखों में? अपने पति को तकलीफ में देखकर यशोदा अपना झाड़ू वहीं पर छोड़ देती है और जल्दी से अपने पति के पास चली जाती है। अरे जब चश्मा लगा हुआ है तो आंखों पर क्यों नहीं लगाते हो? हीरो बनकर क्यों घूमते रहते हो? हाँ, मुझे चश्मा लगा हुआ है, लेकिन आंखों पर इसीलिए नहीं लगा था क्योंकि मुझे तुम्हारी हरकतें साफ दिखने लग जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल देखना नहीं चाहता। अरे बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि मैं मरी जा रही हूँ आपके लिए। अरे दुनिया में इतना खुश कोई नहीं होगा जितनी कि मैं खुश हूँ आपसे अलग होकर। और आप तो पहले खुद की हरकतें देखो, मेरी हरकतें देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतना ही है तो तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? दूर रहो मुझसे। जब देखो तब बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काट देती हो। शायद मेरा आज का दिन ही खराब है, तभी तो ये पनौती गले आ पड़ी। हाँ तो जाओ ना, जिससे मन करे उससे बात करो। एक तो मैंने आपके पास आकर आपकी मदद करने की कोशिश की और ऊपर से तो आप ही मुझे आकर दिखा रहे हो। जाओ, मुझे क्या। दोनों मियाँ बीवी इसी तरह से लड़ाई झगड़ा करते हैं और इसी वजह से वो दोनों अलग भी रह रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन पारुल खिड़की से मेघा को खाना पकड़ा रही होती है। तभी उसे केदार देख लेता है और खिड़की के सामने आकर खड़ा होता है। बहू, ये सब क्या हो रहा है? तू इन लोगों को खाना क्यों दे रही है? पापा जी, आप यहाँ? और मैं किन लोगों को खाना दे रही हूँ? हमारे सामने वाले लोगों को, जिनसे अब हमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर तू उन्हें खाना क्यों दे रही है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा जी, जिनसे हमारी बनती ही नहीं है। मैं उन्हें खाना कैसे दे सकती हूँ? वो तो यहाँ पर कुछ कुत्ते बैठे थे तो मैं उन्हें ही रोटी खिला रही थी। शायद आपको देखकर वो भाग गए होंगे। कुत्तों को दे रही हो तो ठीक है,
लेकिन उन लोगों से तो दूर ही रहना। ठीक है पापा जी। सास ससुर की दुश्मनी की वजह से देवरानी और जेठानी आपस में खुलकर मिल भी नहीं पाती। फिर एक दिन मेघा एक थाली में आलू और शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी लेकर अपने सास को देती है, लेकिन खाना देखकर यशोदा हैरान रह जाती है। अरे बहू, हमारे घर में तो शिमला मिर्च है ही नहीं, और कल रात तो मैंने राजमा भिगोए थे, तो तूने वो क्यों नहीं बनाया? और ये शिमला मिर्च कहाँ से आई घर में? अरे माँ जी, मैं भी कल रात को बाजार गई थी और आते समय शिमला मिर्च लेकर आई, लेकिन घर आकर देखा तो शिमला मिर्च थोड़ी थोड़ी खराब होने लगी थी, इसीलिए मैंने उसे आज ही बना दिया, क्योंकि अगर उसे वापस रख लेती तो वो पूरी तरह खराब हो जाती। और पड़ोस वाली आंटी मुझे पूछने आई थी, तो मैंने उन्हें भिगोए हुए राजमा दे दिए। लेकिन बहू, मुझे एक बात बता, वो जो तेरी बहन मेरे पति के घर में रह रही है, उसने भी आज आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई है, क्योंकि मैंने उसे रसोई से देखा था। अच्छा, ये तो इत्तेफाक हो गया माँ जी। खैर, वो लोग कुछ भी बनाए, हमें उनसे क्या लेना देना है? हाँ बहू, वो तो है, हमें उनसे क्या लेना देना। वैसे मैंने बहू तो एकदम सर्वगुण संपन्न ही ढूंढी है, जो तुझे इतना अच्छा खाना बनाना आता है। इसे खाकर तो मेरा मन पूरी तरह खुश हो जाता है। यशोदा को अपनी छोटी बहू पर बहुत गुमान होता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसकी छोटी बहू को कुछ खाना बनाना आता ही नहीं। ऐसे ही एक दिन यशोदा की सहेलियां रेनू और गुंजा उसके घर आती है, और तभी मेघा सबके लिए अलग अलग तरह के पकोड़े लेकर आती है, जो कि सबको बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह यशोदा, मानना पड़ेगा, तेरी बहू तो वाकई में बहुत गुणी है। कितने अच्छे पकोड़े बनाए हैं तेरी बहू ने। हाँ, ये बात तो है, मेरी बहू खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। इससे तुम लोग कुछ भी बनवा लो, सब कुछ एकदम बढ़िया ही बनाती है। ऐसी बहू पाकर तो मेरी आगे की जिंदगी पूरी तरह संवर गई है। वैसे यशोदा, मैं पकोड़े ज्यादा नहीं खाती, तो तू अपनी बहू से बोलकर मेरे लिए कोफ्ते बनवा लेना। हाँ यशोदा, कोफ्ते तो मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मेघा बहू, सबके लिए कोफ्ते बना दे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दीदी तो पकोड़े बनाकर मार्केट चली गई और मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। अरे क्या हुआ बहू, तू ऐसे चुप क्यों खड़ी है? सबके लिए कोफ्ते बना देना। माफ करना माँ जी, लेकिन वो क्या है ना, मुझे थोड़ी कमजोरी सी लग रही है, और जब मैं पकोड़े बना रही थी तभी मुझे थोड़े चक्कर आ रहे थे, इसीलिए मैं आप सबके लिए किसी और दिन कोफ्ते बना दूंगी, और फिलहाल के लिए तो आप ये पकोड़े ही खाइए, क्योंकि मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। इतना बोलकर मेघा तुरंत वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद यशोदा बाजार से भारी थैला ला रही होती है। तभी केदार उसे देखकर उसके हाथ से वह थैला ले लेता है। जब घुटनों में इतना दर्द होता है तो क्या जरूरत है इतना भारी सामान उठाने की? घर में बेटे बहू दोनों हैं, लेकिन खुद ही सब कुछ करना है। अब जल्दी से घर चलो। अरे जब घर में सब अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं, तो किसी को तो बाजार जाना ही पड़ेगा ना। और अब आप ऐसे फिक्र क्यों दिखा रहे हो, जैसे कि आपको मेरी चिंता हो? इतनी चिंता तो आपने पहले कभी नहीं दिखाई, तो फिर अब ये नाटक करने की क्या जरूरत है? ढोंगी कहीं के। अरे जो गंदगी तुम्हारे दिमाग में भरी है ना, वो कभी नहीं निकल सकती, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अरे तो फिर इस गंदगी की मदद करने आप क्यों आए हो? मैंने कहा था क्या आपको मेरी मदद करने के लिए? अरे तुम तो छुप ही रहो। एक बार मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जितनी भी देर तुम मेरे साथ रहती हो, उतनी देर में तो मेरा बीपी ही बढ़ जाता है। फिर केदार यशोदा को घर छोड़कर वहां से वापस अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन देवरानी जेठानी और दोनों भाई भाई एक कैफे में मिलते हैं, जहां मेघा कहती है, पता नहीं हमारी जिंदगी आखिर ऐसी क्यों है। माँ जी और पापा जी अगर एक साथ रहते तो सब कुछ कितना अच्छा होता। माँ और पापा तो दूर से ही सुखी रहते हैं,
लेकिन पास में वो दोनों खुश कभी नहीं रह सकते। पापा भी माँ पर बहुत रोक टोक लगाते थे। तो फिर इन हालात में माँ अलग नहीं रहती तो क्या करती? अरे हमने तो खुद देखा है, जब माँ किसी से थोड़ी देर भी बात कर लेती तो पापा उनसे कितना गुस्सा हो जाते। और माँ भी कोई कम थोड़ी ना थी, वो भी पापा के साथ ऐसे ही गुस्से से बात करती थी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन उन दोनों की वजह से हमें कितनी परेशानी हो रही है, वो भी तो देखो ना। और नहीं तो क्या, मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, इसलिए बार बार दीदी की मदद लेनी पड़ती है। खैर, इन सब का तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब चलो घर चलते हैं, वरना पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। हाँ मेघा, तुमने सही कहा। और वैसे भी माँ ने हम चारों को आज एक ही समय पर बाहर जाते हुए भी देख लिया है, इसीलिए हमें अलग अलग टाइम पर घर जाना होगा। इससे उन्हें कोई शक भी नहीं होगा। ऐसे ही एक दिन पारुल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिस वजह से मेघा भी बहुत परेशान होती है। हे भगवान, दीदी की तो तबीयत खराब हो गई है और मैं बाहर से भी खाना नहीं मंगवा सकती, क्योंकि माँ जी को उसका टेस्ट पता चल जाएगा और बाहर का खाना कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं होता। और मुझे भी खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, तो अब मैं क्या करूँ? यही सोचते सोचते मेघा अपने बिस्तर पर लेट जाती है। तभी वहां पर यशोदा आती है और वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। अरे बहू, क्या हुआ तुझे? माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सुबह से ही ऐसे हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द भरा पड़ा है। क्या तेरी भी तबीयत खराब है? अभी अभी मुझे एक पड़ोसन बता रही थी कि तेरी जेठानी की भी तबीयत खराब हो चुकी है और उसके भी पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। क्या माँ जी, आप भी? आपको तो मेरी फिक्र होनी चाहिए ना, तो फिर आप मेरी जेठानी की चिंता क्यों कर रही हो? अरे बहू, मैं तो बस तुझे बता रही हूँ कि तुम दोनों को सब साथ में ही होता है क्या। मैंने कई बार देखा है, पड़ोसन ने भी कई बार बताया है कि जो हमारे घर में बनता है वही सब्जी और रोटी उनके भी घर में बनती है। और आज तो तुम दोनों की भी तबीयत साथ में ही खराब हो गई है। अब ये कौन सा नाटक है? तुम दोनों कोई जुड़वा बहनें तो बिल्कुल नहीं हो, तो फिर ये कैसे हो सकता है? अरे क्या माँ जी, आप भी कुछ भी सोचती रहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे कैसे पता चलेगा कि उनके घर में क्या बन रहा है? ये तो मौसम की बात है ना। जिस मौसम में जो सब्जी आती है वही इत्तेफाक से दोनों के भी घर में बनती है। और बाकी शरीर पर किसका जोर चला है? और मौसम भी कितना खराब हो रखा है, हर दिन कोई दूसरा आदमी बीमार पड़ रहा है। तभी वहां पर मेघा का पति आता है। और नहीं तो क्या माँ, और हद होती है। हम जानते हैं कि आपको पापा से परेशानी है, लेकिन अब तो आप हम पे भी शक करने लगी हो। अरे थोड़ा तो भरोसा रखो ना। सुमित की बातें सुनकर यशोदा उससे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक शाम जब पारुल मेघा को खिड़की से खाना दे रही होती है, तभी उसे यशोदा देख लेती है और वो तुरंत मेघा के पास आती है। ये सब क्या है बहू? तू अपनी बहन से खाना लेती है? अब तू चल, मैं तो तुम दोनों को एक साथ में ही समझा दूंगी। फिर यशोदा मेघा को लेकर केदार के घर चली जाती है और वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे तुम दोनों खुद को समझते क्या हो? जब हम दोनों पति पत्नी का ही आपस में कोई व्यवहार नहीं है, तो घर में खाने की लेन देन किससे पूछ के करती हो? और पारुल बहू, तेरे ससुर ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? अरे तुम मेरे ऊपर क्यों आ रही हो? मुझसे पूछकर खाना देती है क्या ये? और पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अपनी बहू को खाना बनाना सिखाओ। अगर आज इसे खाना बनाना आ जाता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और तुम में से बिना पूछे क्यों आई हो मेरे घर पे? अपनी बहू को लेकर वापस अपने घर चली जाओ। बस बस पापा जी, बहुत हो गया आप दोनों का। अरे एक दूसरे की पूरी खबर रखते हो, तबीयत खराब होने पर चिंता भी जताते हो, यहाँ तक कि जब हम खाने की लेन देन करते हैं तो पापा जी आप माँ जी के हाथ के खाने का स्वाद भी पहचान लेते हो। लेकिन तब आप पूरी तरह से चुप रहते हो, क्योंकि आपके दिल में प्यार है। और नहीं तो क्या।
अरे प्यार तो एक दूसरे से कितना करते हैं, लेकिन उनको साथ में झगड़ा भी करना है। देखिए, आपको अपना नहीं सोचना तो मत सोचो, लेकिन अब हम अपने बारे में जरूर सोचेंगे और आज से हम लोग साथ में ही रहेंगे। और आप दोनों को जो भी परेशानी है वो आप बात करके सुलझाओ, क्योंकि अलग रहने में कुछ नहीं रखा है। क्योंकि बुढ़ापे में बच्चों से ज्यादा आप दोनों को एक दूसरे की साथ की जरूरत है। मेघा और पारुल की बात सुनकर केदार और यशोदा की आंखें खुल जाती हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और उस दिन के बाद से वो सभी लोग साथ मिलकर रहते हैं। अरे सिमरन बहू, आज अपने बाबूजी के लिए दलिया बना दे। उनकी नजरिया तबीयत नरम नरम सी है, इसीलिए। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, दलिया थोड़ा अच्छा ही बना, ताकि मेरे बेस्वाद मुंह में थोड़ा स्वाद आ पाए। और हाँ, वो छत की भी अच्छे से सफाई कर देना, ताकि मैं थोड़ी देर बाद वहां जाकर धूप ले सकूं, तभी मुझे थोड़ा बेहतर लगेगा। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहो। और हाँ बहू, ये सारा काम करने के बाद मेरी वो गुलाबी साड़ी जरा इस्त्री करके रख देना। वो आज झुमरी की बहू की गोद भराई है ना, उसी में जाना है मुझे, और मैं तो वही साड़ी पहन कर जाऊंगी। सिमरन, जल्दी से मेरे लिए भी नाश्ता लगा दो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अरे हाँ बाबा। सिमरन अपने ससुराल के कामों से काफी परेशान हो चुकी थी। यहाँ पे मैं बीवी नहीं, बल्कि एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। सुबह से लेकर रात तक मजदूरों की तरह काम करवाते हैं मुझसे। बीवी और बहू का फर्ज निभाते निभाते मैं तो थक गई हूँ। ऐसे ही एक दिन जब तुषार ऑफिस से घर आता है, तभी सिमरन, माँ पापा, एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर बेटा? क्या हुआ? अरे जल्दी बोल बेटा, मेरा जी घबरा रहा है। शादी करके इस ससुराल में आना ही सबसे बुरी चीज है मेरे लिए। इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है? हाँ तुषार, जल्दी बोलो ना, आखिर क्या बात है? वो मेरी बदली होने वाली है। अब मैं दूसरे शहर के ब्रांच में काम करूंगा और मुझे उसके लिए वहीं पर रहना होगा। क्या? हाय राम, ये क्या हो गया? ये तो बड़ी ही दुविधा हो गई। हाँ पापा, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ? मेरी नौकरी जैसी नौकरी मुझे और कहीं नहीं मिलेगी। मुझे ये काम करना ही होगा। और मैं जानता हूँ कि ये घर आपका पुश्तैनी घर है और आप दोनों को दूसरे शहरों का मौसम, हवा, पानी सब सहन नहीं होता, इसलिए आप दोनों यहीं पर रहो। सिमरन है ना, उसके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं। क्यों सिमरन, संभालोगी ना मेरे माँ पापा को? हाँ, क्यों नहीं तुषार, मैं माँ पापा को अच्छे से संभालूंगी। तुम बेफिक्र होकर काम पर ध्यान दो। हाँ बेटा, और वैसे भी हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं। हाथ पैर अभी भी अच्छे वाले काम कर रहे हैं। बस हमें अकेलापन महसूस होगा, लेकिन सिमरन बहू है ना, उसके होते हुए हमें तेरी कमी भी नहीं खलेगी। हाँ बेटा, बहू हमारा एकदम अच्छे से ध्यान रखती है और तेरे जाने के बाद भी जरूर रखेगी। हाँ पापा, ये बात तो मुझे भी अच्छे से पता है। तुषार अब दूसरे शहर रहने जाता है और वही नौकरी भी करता है, जिसके बाद सिमरन घर पर एक हफ्ते के लिए ही रहती है। लेकिन बाद में, माँ जी। क्या हुआ बहू? वो माँ जी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। तो क्या मैं 2-4 दिन के लिए जाकर आऊँ क्या? नहीं तो रहने दीजिए माँ जी, आप और पापा जी भी यहाँ पर अकेले हो ना। नहीं नहीं, मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जा सकती। अरे नहीं बहू, ऐसा मत बोल। अरे मैं और पवन जी एक साथ रह लेंगे अकेले, लेकिन तू जा। समदन जी को इस समय तेरी जरूरत है, जाकर उनका अच्छे से ख्याल रख बहू, और यहाँ की चिंता मुझ पर छोड़ दे। पर माँ जी। अरे बहू, कहा ना मैंने, तू चिंता मत कर और जा अपने माँ से मिलने। ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरन अब अपने मायके चली जाती है और वहां पर अपनी बेटी को आए देखकर
सिमरन की माँ मंजू भी बहुत खुश होती है। अरे वाह सिमरन बिटिया, अच्छा हुआ जो तू आ गई। हाँ मम्मी, अब मेरा पति तो दूसरे शहर गया है और उसकी गैर मौजूदगी में मैं वहां पर बैठकर उन दोनों बूढ़ा बूढ़ी की कोई सेवा नहीं करने वाली थी। इसलिए मैंने आपकी तबीयत खराब होने का झूठा बहाना दे दिया और यहाँ पर चली आई। बहुत सही किया बिटिया। अरे तुझे भी तो आराम की जरूरत होती है। चल अब जम के आराम कर यहाँ पर और अपने ससुराल की सारी चिंता भूल जा। हाँ मम्मी। सिमरन अब मस्त मजे में अपने मायके में ही आराम फरमाती है। वही बेचारे सास ससुर कविता और पवन दोनों वहां अपने काम खुद ही करते हैं और इसी के चलते सिमरन तुषार का फोन ही नहीं उठाती और तभी वो अपनी माँ को फोन करता है और तब उसे मंजू की तबीयत के बारे में पता चलता है। क्या? हाँ बेटा, समदन जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, इसीलिए बहू को अचानक से वहां पर जाना पड़ा। बहू को मैंने भी फोन किया था, लेकिन उसने मेरा फोन उठाया ही नहीं। ऐसी बात है तो आप एक काम करो ना, आप जाकर उनसे मिलकर आओ। अरे बेटा, तुझे ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज शाम को ही उनसे मिलने वाली हूँ। उनके लिए दाल खिचड़ी भी बनाने वाली हूँ और कुछ फल भी लेकर जाऊंगी। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। जहाँ सिमरन अपने मायके में मंजू के साथ मजे कर रही होती है, वही अचानक से कविता आकर घर की घंटी बजाती है। लेकिन खिड़की से जब सिमरन बाहर देखती है, तब वो सामने कविता को देखकर हैरान रह जाती है। ओ तेरी, ये माँ जी यहाँ पर क्या कर रही है? अब क्या करे? हे भगवान, इसीलिए मैं कह रही थी कि अपने सास और पति के फोन उठा ले, लेकिन नहीं, तू तो अपने में ही मस्त मगन हो बैठी थी। अब भुगता। यार मम्मी, अब आप इस समय भाषणबाजी बंद करो और जल्दी से कुछ करो। रुक जा, मैं कमरे में जाकर लेट जाती हूँ। हाँ माँ, यही सही रहेगा। फिर मंजू अपने कमरे में जाकर बीमार होने का नाटक करती है और फिर सिमरन दरवाजा खोलती है। क्या हुआ सिमरन बहू, दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लग गया? कब से घंटी बजा रही थी मैं। माफ कीजिए माँ जी, वो मैं बाथरूम में थी ना और मम्मी सो रही थी, इसीलिए आने में देर हो गई। आइए ना। क्या हुआ समदन जी, अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई आपकी? मत पूछिए कविता जी, मेरी तो हालत खराब हुई पड़ी है। अभी सुबह फिर से सलाइन लगा कर आई हूँ मैं। हे भगवान, लेकिन ऐसा क्या हुआ आपको? पेट खराब। क्या? आप दोनों ने अलग अलग क्यों बताया? वो अलग अलग नहीं माँ जी, मम्मी को बुखार भी हुआ है और इनका पेट भी खराब है। हाँ कविता जी, अब मौसम भी तो कितना बदलता रहता है, बस उसके कारण ही ये सब हुआ लगता है। अब दवाइयाँ वगैरह दे दी है डॉक्टर ने, कल से मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। और माँ जी मुझे माफ करना, मैं आपके और तुषार के कॉल देख ही नहीं पाई। दिन रात बस मम्मी का ही ध्यान रख रही थी। कोई बात नहीं बहू। और समदन जी, आप अपना ख्याल रखिए और खूब आराम कीजिए। ये कुछ फल लाई हूँ आपके लिए। बहू, तू इन्हें इनका जूस बना कर दे या फिर इनका कस्टर्ड बना दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। उनके घर का दरवाजा खुला देखकर अचानक से उनकी पड़ोसन पूनम वहां पर आ जाती है। अरे पूनम काके, आप ये कटोरा लेकर भीख मांगने क्यों निकले हो? अरे कैसी बातें करती हो सिमरन, मैं तो तुम्हारी अम्मा से थोड़ा गुड़ मांगने आई हूँ। लेकिन ये क्या मंजू बहन, तुम्हें ये क्या हो गया अचानक से? हो गया सत्यानाश। अरे सुबह तक तो ये अच्छी भली थी, फिर अचानक से ये कैसे लुढ़क गई? अरे पूनम, मैं कल से ही बीमार हूँ। लगता है ढलती उम्र के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। अरे लेकिन पूनम काकी, आप जाइए यहाँ से। वो हमारे पड़ोस की बनिए की दुकान पर आज ऑफर है, वहां पर जाइए आप। वहां पर 500 का सामान आज 100 रुपए में मिल रहा है। क्या सच में? ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं अब भी वहां पर जाती हूँ।
और गुड़ भी वहीं से लेकर आती हूँ। इस तरह सिमरन पूनम को भगा देती है और जिसके बाद कविता को भी उस पर कोई शक नहीं होता। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन सिमरन अभी तक मायके में ही रहती है। सिमरन, अब तो घर चली जाओ। मम्मी जी की तबीयत में थोड़ा सुधार तो आया ही होगा ना? हाँ तुषार, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 2 दिन तक रहने वाली हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मम्मी को और 2 दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा है। ठीक है सिमरन, लेकिन उसके बाद घर चली जाना। फिर सिमरन जब अपने ससुराल वापस जाती है, तभी हाय रे, मेरे कमर में तो कितना दर्द हो रहा है। इतने दिनों से बड़े काम किए हैं ना, इसीलिए। अब बस भी कीजिए माँ जी, मैं कब से देख रही हूँ आपको। जब से मैं घर में आई हूँ तब से आप मुझे बस ताने ही दे रही हो। अरे मैं क्या कोई घूमने फिरने थोड़ी ना गई थी, बस अपनी माँ की देखभाल ही तो करने गई थी ना। अरे हाँ बहू, और मैं तुझे कोई ताना नहीं दे रही, मैं तो बस तुझे बता रही हूँ। मुझे सब समझ आता है माँ जी, आप तो रहने ही दो। अरे पर बहू, सिमरन अब अपने सास और ससुर के साथ काफी ज्यादा चिड़चिड़ करने लगती है और हर हफ्ते 2 से 3 दिनों के लिए वो अपने मायके जाकर रहती है। और सिमरन के ससुराल में ना रहने के कारण कविता और पवन काफी अकेले पड़ जाते हैं और उस वजह से उन्हें काफी दिक्कत होने लगती है। एक दिन सिमरन अब अपनी सहेली के पास दूसरे शहर चली जाती है, लेकिन तभी वहां पर तुषार का फोन आता है। क्या हुआ सिमरन, तुम अचानक से वहां से क्यों चली गई? वैसे भी मेरे जाने के बाद तुम माँ और पापा के पास बहुत कम रुकती हो। प्लीज ऐसा मत करो सिमरन, उन दोनों को ऐसे अकेला मत छोड़ो। मैं उन्हें वहां पर तुम्हारे भरोसे छोड़कर आया हूँ। अरे तुषार, मैं वो सब जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेली के पति की अचानक से मौत हो गई, इसीलिए मैं फौरन फ्लाइट लेकर यहाँ पर चली आई। माफ करना मुझे। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन ये क्या, तुम्हारे पीछे से तो गानों की आवाज आ रही है। तुम किसी क्लब में हो क्या? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पड़ोस की बिल्डिंग में कोई पार्टी चल रही है और ये आवाजें वहीं से आ रही है। ठीक है सिमरन, अपना और अपनी सहेली का ध्यान रखो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। चलो अच्छा हुआ जो तुषार को कुछ भी पता नहीं चला। अब मैं फिर से अंदर जाकर सहेलियों के साथ मजे कर सकती हूँ। सिमरन अब ऐसे ही हर महीने के 15 दिन कहीं ना कहीं बाहर ही रहती है और अपने ससुराल पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। सिमरन बहू, जब से तुषार गया है तुम हर महीने 15 दिन कहीं ना कहीं जाती ही रहती हो। अब मैं भी क्या करूँ पापा जी, पिछले महीने मम्मी बीमार हो गई थी और इस महीने मेरी सहेली का पति मर गया। अब हालात ही ऐसे पैदा हो रहे हैं, तो मैं भी भला क्या करती। लेकिन जब तक तुषार यहाँ पर था तब तो ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। बड़ी अजीब बात है। इतना कहकर पवन वहां से चला जाता है। चापलूस कहीं का, ये भी किसी जालिम सास से कम नहीं है। अब ऐसे ही अगले महीने सिमरन फिर से अपने ससुराल में रहकर बोरियत महसूस करती है और इसीलिए वो अपनी माँ के साथ कहीं दूर एक हफ्ते के लिए रहने जाती है। मम्मी, क्या मस्त प्लान बनाया है हमने। वहां सबको लगता है कि मैं तो गायब हो गई हूँ और मेरे साथ कुछ हो गया है, लेकिन हम दोनों तो यहाँ पहाड़ों में कितने मजे कर रहे हैं। हाँ बिटिया, और तुझे ये सब करने का पूरा हक है। आपको पता है माँ, इस बार तो मेरे पास कोई बहाना भी नहीं था, इसीलिए इस बार मैंने अगवा होने का नाटक कर लिया। अब इस होटल के नौकर से कहेंगे कि तुषार को फोन करे और उसे मेरे अगवा होने की खबर दे दे। वहाँ उसके सास ससुर सिमरन के पिछले 12 घंटों से लापता होने के कारण बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वही मंजू और सिमरन उस होटल के नौकर से कहकर तुषार को फोन करने के लिए कहते हैं। हेलो, कौन? मैं जानदार डॉन बोल रहा हूँ। तेरी बीवी को मैंने अगवा कर लिया है, और अगर तुझे तेरी बीवी चाहिए
तो जल्दी से मेरे दिए गए पते पर आ जा और मुझे पूरे 2 लाख रुपए दे दे। उसके बाद ही मैं तेरी बीवी को छोड़ूंगा। क्या? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? लेकिन तब तक फोन कट जाता है। दीदी, मैंने गुंडे की आवाज अच्छे से निकाली ना? अरे हाँ, तुम तो छा गए। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाकर कोई वॉइस आर्टिस्ट बन जाओ, तुम्हें तो आराम से काम भी मिल जाएगा। और सिमरन बिटिया, तुझे इस नाटक से पैसे भी मिल जाएंगे। तुषार तुझे छुड़वाने के लिए 2 लाख रुपए तो दे ही देगा। ए छोटू, तुझे हम एक पता बताएंगे, वहां पर तुषार को पैसे लेकर बुलाना। लेकिन ये जोखिम भरा काम तो नहीं है ना? अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। उन पैसों में से मैं तुम्हें 25,000 दूंगी। अब तो करोगे ना ये काम? हाँ दीदी, अब तो ये काम मैं जरूर करूंगा। लेकिन तुषार उनका फोन नंबर ट्रैक करके उनकी जगह पर पहुंच जाता है और वो मंजू और सिमरन को वहां रंगे हाथ पकड़ लेता है। तुषार, तुम यहाँ पर? अच्छा, तो ये सारा तुम्हारा नाटक है सिमरन, ताकि तुम अपने ससुराल से दूर रह सको और यहाँ पर मस्त मजे मारो। हाँ? नहीं तुषार, वो तो मैं। दामाद जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। बस कीजिए ये नाटक। मैं आप दोनों की बातें कब से सुन रहा हूँ। जैसे ही मैंने नंबर ट्रैक करके इस जगह का पता लगा लिया, मैं फौरन फ्लाइट लेकर यहाँ पर पहुंच गया ताकि सिमरन को गुंडों से छुड़वा सकूं। लेकिन यहाँ पर आकर तो मुझे कुछ और ही पता चला। लेकिन अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। मुझे माफ कर दो तुषार, लेकिन मुझे गलत मत समझो प्लीज तुषार। चुप रहो सिमरन, तुम पर जितना प्यार और भरोसा था, आज वो सब खत्म हो गया है। जो लड़की मेरे माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकती और उन्हें कुछ भी नहीं समझती, उस लड़की से मैं कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। मैं अब अपने माता पिता को अपने शहर लेकर जाऊंगा और उन्हें अपने साथ ही रखूंगा, भले ही मुझे उनके लिए एक नौकरानी ही क्यों ना रखनी पड़े। लेकिन तुम्हें अब मेरे घर में और मेरी जिंदगी में कभी जगह नहीं दूंगा। नहीं तुषार, प्लीज ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो तुषार। तुषार सिमरन की कोई बात नहीं सुनता और वो उससे अलग हो जाता है और वो जहाँ पर काम करता है वहीं पर अपने माता पिता को लेकर जाता है।